दरवाजा खटखटाने की आवाज से अचानक सीमा की नींद खुली। सीमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर फिर से वही बूढ़ी काकी कमला जी खड़ी थी, जो उनके सामने के घर में ही रहती थी। अरे काकी, आप अंदर आइए ना। कमला जी बोली। बच्चे सो गए क्या सीमा? मैं बच्चों से मिलने आई थी। सीमा बोली, हाँ काकी, बच्चे सुबह से खेल कूद कर रहे थे, बस अभी ही सोए हैं। कमला जी बोली, बच्चे उठ जाए तो उन्हें मेरे घर भेजना, मैंने उनके लिए चॉकलेट लाकर रखी है। वैसे चॉकलेट यहीं लेकर आने वाली थी, मगर यहाँ देकर चली गई तो बच्चे घर कैसे आएंगे? सीमा बोली, काकी, मैं भेज दूंगी बच्चों को, आप फिक्र ना करो। सीमा को इस घर में आए अभी 15 दिन ही हुए थे। दरअसल सीमा के पति की पोस्टिंग इस बार राजस्थान में स्थित एक गांव में हुई थी, जिस वजह से वे लोग अभी 6 महीनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुए थे। कंपनी की तरफ से घर और अंदर की बाकी सारी व्यवस्थाएं भी दी गई थी, इसलिए यहाँ आकर कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों बच्चे भी अभी छोटे थे, इसलिए पढ़ाई का भी ज्यादा बोझ ना था। वैसे उनका मूल घर दिल्ली शहर में था। जब से सीमा यहाँ रहने आई थी, सामने के घर में रहने वाली कमला जी का उसे बहुत सहारा मिला था। कहाँ क्या मिलता है वो सब कमला जी ने सीमा को बताया। गांव के सभी लोग कमला जी को काकी कहकर पुकारते, इसलिए सीमा भी उन्हें काकी कहने लगी। कमला जी सीमा के बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से बच्चे भी उनके घर बेझिझक चले जाते। एक दिन को भी अगर सीमा के बच्चे कमला जी को ना दिखते तो उनका दिल बेचैन हो जाता था और वो बच्चों से मिलने घर चली आती थी। आज सुबह से बच्चे घर में ही खेल रहे थे। बाहर बरामदे में जाते तो कमला काकी उन्हें घर बुला ही लेती थी, मगर बच्चे दिखे नहीं, इसलिए कमला जी बच्चों से मिलने सीमा के घर आ गई। शाम को जब बच्चे उठे तो सीमा ने उन्हें कमला जी के यहाँ जाने को कहा, मगर बच्चे टीवी देखने में मस्त थे, इसलिए सीमा खुद ही बच्चों को लेकर कमला काकी के यहाँ चली गई। कमला जी दोनों बच्चों को देखकर खुश हो गई और पहले तो सबको खाने को खीर दी और फिर बच्चों के लिए चॉकलेट ले आई। सीमा के बच्चे कमला जी से बहुत घुल मिल गए थे। वो जब कमला जी को दादी कहकर पुकारते तो कमला जी का चेहरा मानो गुलाब की भांति खिल उठता। ये ले सीमा, मैंने अचार बनाया है तेरे लिए। कमला जी अचार बहुत अच्छा बनाती थी। आस पड़ोस की सारी औरतें कमला जी से ही अचार खरीदती थी। सीमा ये बात जानती थी, मगर अभी उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे तो अचार खरीद नहीं पाई थी। सीमा उन्हें अचार के पैसे देने लगी तो काकी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, आज मेरी बेटी होती तो वो तेरे जितनी ही होती, अपनों से भला कोई पैसे लेता है क्या? कमला काकी की आंखों को देखकर लगता था जैसे उनकी शांत सरोवर सी आंखों में कोई गहरा राज छुपा हो। कमला जी का बच्चों के प्रति इतना प्यार देखकर आज सीमा ने पूछ ही लिया, काकी, क्या आपका दुनिया में कोई नहीं है? कमला काकी की आंखें एकाएक बरस पड़ी, जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। काकी बोली, बेटा, भरा पूरा परिवार था मेरा, या है क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा पंकज, बहू मोना और फूल जैसे प्यारे 2 पोता पोती। बेटे पंकज की शादी हुई तो बहू मोना की सुंदरता की तारीफों के पुल बांध दिए थे सभी गांव वालों ने। मोना की सुंदरता देखते बनती थी और व्यवहार भी बहुत मधुर था। फिर एक दिन पंकज की शहर में नौकरी लग गई और हम सब ये घर छोड़कर शहर रहने चले गए। शहर जाकर थोड़े महीनों में ही मोना के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। जो बहू इतनी सुंदर और मधुर हुआ करती थी, वो कैसे चांडाल वाली भूमिका में आ गई, मैं सोच भी नहीं सकती। एक रोज जब बहुत रात होने को आई थी, मोना किटी पार्टी से नहीं लौटी थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं और पंकज चिंता में आ गए थे। तभी उसकी स्कूटी का हॉर्न बजा। देखा तो वो अपनी स्कूटी पार कर रही थी। उसके अंदर आते ही मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, अच्छे घर की बहुएं इतनी रात गए घर आती अच्छी नहीं लगती। बस फिर क्या था, दूसरे दिन से बेटा बहू दोनों ही मुंह फुलाकर घूमने लगे। बहू को इतना सा कुछ बोलकर मैं बुरी बन चुकी थी। पंकज बोला, माँ, आप अपने काम से काम रखा करो, बस हमें ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। बहू मोना को तो मुझसे इतनी तकलीफ होने लगी कि मैं जो भी काम करती उसमें खोट निकालती रहती और कहती, गांव के गंवार लोग शहर तो आ जाते हैं, मगर यहाँ के सलीके नहीं अपना पाते। मुझे अचार बनाना पहले से पसंद था। वहां भी आस पड़ोस के लोग मुझसे अचार खरीदने लगे। उस पर मोना बोली, माँ जी, आपने यहाँ आकर भी अपनी गंवार वाली हरकतें शुरू कर दी। यहाँ हमारे स्टैंडर्ड का तो कुछ लिहाज कीजिए। अचार बनाना हो तो गांव जाकर बनाइए, घर में अचार की गंदी बदबू मत फैलाइए। आपका बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है,
और आप यहाँ सोसाइटी में अचार बेचकर उसका स्टैंडर्ड डाउन करने पर तुली है। फिर मैंने अचार बनाना भी छोड़ दिया। बहू का ज्यादातर समय बाहर घूमने फिरने व किट्टी पार्टी करने में ही निकलने लगा और बाकी बचा समय मुझे ताने देने में। बेटा पंकज भी कुछ नहीं कहता था उसे, मगर मुझे भर भर के ताने सुनाता, क्योंकि मोना मेरे खिलाफ उसके कान भरने का एक मौका नहीं छोड़ती। कुछ वक्त बीता था कि बहू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पोता और एक पोती। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चों के आने से मेरी जिंदगी में वापस खुशियां लौट आई थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे और मेरे साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। मगर बहू अब उसके बच्चों को भी मेरे पास आने से रोकने लगी। हर बात पर टोकती और कहती, अपने हाथ धोए थे क्या आपने? मेरे बच्चों को जब चाहे हाथ लगा देती हैं। हमारे हाथों में कितने जर्म्स होते हैं जानती भी हैं आप? अरे हाँ, आप कैसे जानती होंगी? आप ठहरी गांव की गंवार। मैं नहीं चाहती कि आपकी छत्र छाया में रहकर मेरे बच्चे भी आपकी तरह गंवार बने। मैं घर का सारा काम मुस्कुरा कर करती, मगर बेटा बहू मुझे पसंद नहीं करते थे। उनके लिए मैं घर के किसी पुराने सामान की तरह हो गई थी। एक दिन बहू दोनों बच्चों को घर छोड़कर किटी पार्टी में गई हुई थी। मुझे तो वैसे भी बहू पसंद नहीं करती थी, इसलिए एक फुल टाइम मेड लगा रखी थी उसने बच्चों के लिए। मैं अपने कमरे से बाहर हॉल में आई तो देखा मेड बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। मैंने भी ये देखकर मेड को खूब खरी खोटी सुना दी कि मेरे पोता पोती को मारने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। बेटा बहू घर आए तो मैंने उनको सारी बात बताई। मोना चिल्लाकर बोली, आप तो रहने ही दीजिए, क्या जरूरत थी मेड पर गुस्सा करने की? अब अगर कल से वो काम पर नहीं आई तो देख लेना। पंकज बोला, माँ हम वैसे भी सीसीटीवी कैमरा घर में लगवाने ही वाले थे, आपको मेड पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं घर का सीसीटीवी कैमरा ही तो थी, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर मेरी कीमत तो कैमरे से भी कम निकली। मोना को जिसका डर था वही हुआ। दूसरे दिन मेड काम पर नहीं आई। तब बहू मेरे बेटे पंकज से बोली, मैं तो इस बुढ़िया से परेशान हो गई हूँ, इसे गांव वापस भेज दो, ये शहर में रहने लायक नहीं है। इसे क्या लगा, गांव में जैसे काम वालों को डांट दो वैसे यहाँ भी डांट देगी? मगर ये शहर है, यहाँ काम वाले आसानी से नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो उनसे बहुत प्यार से काम निकलवाना पड़ता है। मैं अब समझ चुकी थी, बेटा बहू मुझे साथ रखना नहीं चाहते। मैंने अपना सामान बांधा और पंकज से कहा, मेरी गांव वापस जाने की टिकट बनवा दो। बेटे ने जरा सी भी देर ना करते हुए तुरंत मेरी टिकट बनवा दी। उन लोगों को इतनी भी दया नहीं आई कि आते वक्त मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं यहाँ चली तो आई, मगर मेरे पास खाने का सामान लाने तक के पैसे ना थे। पड़ोसियों ने मदद की, जिससे मैंने अचार बनाने का काम शुरू किया। अचार बेच बेच कर अपनी जीविका चलाती हूँ बेटा। बेटे बहू का एक फोन ना आया कभी मेरा हाल चाल पूछने को। ऐसे समझो बेटा कि सब कुछ होते हुए भी मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। तुम्हारे बच्चों में अपने पोते पोती को देखती हूँ, इसलिए उनको देखने मिलने चली आती हूँ। इतना कहकर कमला काकी फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा को ये सब जानकर कमला काकी के लिए बहुत बुरा लगा और वो उन्हें ढाढ़स बंधाने लगी। आज सीमा की आंखों में नींद ना थी और वो ये सोचने को मजबूर हो गई थी कि अपनी माँ के लिए एक बेटा बहू इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। कोई अपनी माँ को अपने घर से कैसे निकाल सकता है। दूसरे दिन उसने नाश्ते में पति राकेश को पराठा और कमला काकी के हाथों से बना अचार खाने में दिया। राकेश ने अचार की बहुत तारीफ की। सीमा ने जब अचार खाया तो अचार वाकई बहुत स्वाद था। ऐसा अचार उसने शायद ही कहीं खाया हो। ऐसे लग रहा था मानो जिंदगी में इससे स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सीमा के पापा की शहर में अचार पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। उसने अपने पापा मनोहर जी को फोन पर बताया तो मनोहर जी ने उसे अचार का सैंपल शहर भेजने कहा। सीमा ने थोड़ा अचार शहर भेज दिया। फैक्ट्री में सभी लोगों को अचार बहुत पसंद आया। सीमा ने अपने पापा की फैक्ट्री के लिए कमला काकी से अचार बनवाना शुरू कर दिया और उन अचार के डिब्बों पर कमला जी की फोटो और कमला अचार नाम प्रिंट करवा दिया। सीमा ने पहला डिब्बा और पैसे कमला जी के हाथों में रख दिए और बोली, काकी अब थोड़े महीनों में आपको मेरे साथ शहर चलना है। अब तक जो अचार बना बना कर आप यहाँ से शहर भेज रही थी, अब वही अचार आपको शहर की फैक्ट्री में कारीगरों से बनवाना है और आपके रहने का भी इंतजाम हमने कर लिया है। सीमा और उसके बच्चों से कमला जी को इतना स्नेह था कि वो मना नहीं कर पाई। बस कुछ ही महीनों में कमला जी सीमा के साथ शहर आ गई और मनोहर जी की फैक्ट्री में जाकर अपने अनुभव से कारीगरों से अचार बनवाने लगी। अचार की बिक्री भरपूर मात्रा में होती थी,
जिससे कमला जी को भरपूर मुनाफा मिलता था। एक दिन अचानक कमला जी को बहू मोना का फोन आया। यूं अचानक बहू के फोन पर कमला जी सकते में आ गई। सामने से बहू मोना रोते रोते कह रही थी कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। 5 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपए तो वो भर चुकी है, मगर 2 लाख रुपए अब भी कम पड़ रहे हैं। कमला जी सीमा के साथ हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने 2 लाख रुपए भी जमा किए। अचार की बिक्री से जो भी मुनाफा होता था वो कमला जी जमा किया करती थी, जिस वजह से आज वो बेटे बहू की मदद कर पाई थी। पंकज और मोना को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पंकज के ठीक होते ही दोनों अपनी माँ से मिलने और माफी मांगने फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री में जाकर देखा तो कमला जी सभी कारीगरों को अचार बनाने के निर्देश देने में व्यस्त थी। पंकज और मोना कमला जी के पास पहुंचे और माफी मांगने लगी। उतने में कमला जी के लिए फैक्ट्री का मैनेजर और सीमा केक लेकर आ गए और कमला जी के हाथों से केक कटवाया गया। सभी खुशी से उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। बेटे बहू को तो कमला जी का बर्थडे याद तक नहीं था। अपनी माँ का ये सम्मान देखकर दोनों जमीन में धंसे जा रहे थे। कमला जी उन दोनों को अनदेखा कर सभी को केक खिलाने में व्यस्त हो गई। इतने सालों तक अकेले रहने का गम सिर्फ कमला जी जानती थी। पंकज और मोना आकर कमला जी के पैरों में गिर गए, मगर कमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया और बोली, अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने उस दिन मुझे अपने घर से निकाल दिया, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आज मैं उसी शहर में हूँ जहाँ से मुझे ये बोलकर निकाला गया था कि मैं शहरी लोगों के साथ उठने बैठने के लायक नहीं हूँ। मगर जब मैं इन शहरी लोगों से मिली तो ये मुझे बिल्कुल अपने से लगे, बल्कि यहाँ मुझे वो इज्जत मिली जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। पंकज और मोना सीमा के पास पहुंचे और कहने लगे, आप माँ से कहिए कि वो हमारे साथ आकर रहे। सीमा बोली, अगर बेटा बहू तुम जैसे होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि कमला काकी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कभी ना रहें। हम सब उनका परिवार है। कम से कम यहाँ कोई उन्हें ताना तो नहीं देता, यहाँ कोई उन्हें बुरा भला तो नहीं कहता। तुम जैसी औलाद से तो वो बेऔलाद ही अच्छी है। पंकज और मोना इतना सा मुंह लेकर वापस अपने घर को चल दिए। दोस्तों, हमारे ग्रंथों व शास्त्रों में यूं ही माँ बाप को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है। वे असल में बच्चों के भगवान ही होते हैं, जो उन्हें अच्छाई और बुराई में अंतर बताते हैं। उनकी हर संकट की घड़ी में उनके साथ रहते हैं। मगर जब बच्चे ऐसे नालायक निकल जाएं और उन्हें हर पल नीचा दिखाने लगे तो उन्हें हमेशा के लिए त्याग देना ही उत्तम मार्ग है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो